हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो फॉर एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के जितना मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है और कभी कभी ऐसा है कि 4 या 5 क्वेश्चन भी आए हैं। तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिपीटेड भी मिले हैं। 2018 से 23 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं और उसमें से 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो रिपीटेड थे और ऐसे भी रिपीट हुए हैं कि 18 में आया और 19 में फिर से वही आ गया। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का बहुत फ़ायदा होगा, हो सकता है इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, रेट दे रखा है हमें P(ZAB) e⁻⁻ तो ये 2018 का क्वेश्चन है, 20 का नहीं है, 18 का है। सॉरी फॉर दिस, यहाँ 20 नहीं आएगा, 18 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कोलिजन थ्योरी का है। कोलिजन थ्योरी में हमारे पास जो रेट होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला फैक्टर होता है और हमारे पास क्या होता है, ये जो P है ये क्या होता है, कहीं कहीं ये P होता है और किसी किसी बुक में ये रो भी होता है। दिस इज़ द स्टीरिक फैक्टर। बेसिकली स्टीरिक फैक्टर ये होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से कोलिजन फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फैक्टर है और एक फैक्टर ये होता है कि उसका स्टीरिक अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो P क्या होता है, हमारे पास स्टीरिक फैक्टर होता है, वही हमसे पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दिस इज़ फ्रॉम 2019। सो 18 में एक ही क्वेश्चन आया था। अब 19 में जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन है। द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, उसका एवरेज रेट दे रखा है, हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको बेसिक एक जो है अप्रोच आनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन गिवन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास N2O5 रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करती है, तो इसके आगे माइनस का साइन आता है। -1 अपॉन यहाँ पर क्या आता है, जो भी इसकी स्टोशियोमेट्री होती है रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर 2 है तो -1/2। अब ये जो dN2O5/dt है, ये क्या है, बेसिकली चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो N2O5 का, तो वो क्या होगा, -dN2O5/dt। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पूछा है, हो सकता है अगली बार वो क्या पूछ ले आपसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछ ले, तो अप्रोच सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट है NO2 तो प्लस का साइन आएगा, नीचे इसकी स्टोशियोमेट्री आएगी, सेम फॉर ऑक्सीजन, और ये तीनों आपस में भी इक्वल होते हैं और ये इक्वल किसके होते हैं, फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होगा, प्लस में होगा एक तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 विल बी dNO2/dt, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो dNO2/dt और रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है इसमें हम अगर कंपेयर करते हैं तो dNO2/dt क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर वो आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या अपीयरेंस ऑफ O2 पूछते तो O2 का तो इक्वल ही रहता, देखो O2 की क्योंकि स्टोशियोमेट्री 1 है, तो O2 के केस में तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता वही क्या होता, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 होता। और अगर मान लो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछते तो वो क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का। इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11th-12th
बेसिस पे नहीं है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन बहुत इजी है। और ये जो बेसिकली मैकेनिज्म भी दे रखा है, ये हम एमएससी में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, एंजाइम कैटालिसिस, वहाँ से है। आपको सिर्फ एसएसए लगानी आनी चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब एसएसए क्या होती है? एसएसए होती है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, और ये हम किस पे लगाते हैं? बेसिकली ये हम इंटरमीडिएट स्पीशीज़ पर लगाते हैं। जैसे हमारे पास जो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट बन रहा होता है, तो वो जो इंटरमीडिएट बनता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। और इस अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इंटरमीडिएट है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब जितना वो बन रहा होगा उतना वो यूज़ भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। हम यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। E+S फॉरवर्ड का KA है और बैकवर्ड का KA डैश है, तो आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम वाला एरो आएगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। थोड़ा टाइपिंग में शायद क्वेश्चन में मिस्टेक हो, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो KA है, बैकवर्ड का KA डैश है। फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है? फाइनली प्रोडक्ट बना रहा है। हमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है यहाँ से? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, दैट मीन्स ES की, जो कि हमारा इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है, बाय अप्लाइंग SSA। अब क्या करेंगे? SSA अप्लाई करेंगे। देखो SSA अप्लाई करते हैं जब, तो हम उस इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 कर देते हैं। लेकिन लगाते कैसे हैं इसको? तो आपको जब भी SSA लगानी है ना किसी भी स्पीशीज़ पर, उसको ढूंढना है, वो जितने भी स्टेप्स में प्रेजेंट है वो हर स्टेप आपको देखना है। तो अब हम देखें यहाँ पर, पहले तो ये फॉरवर्ड वाले स्टेप में ES प्रेजेंट है ना, E+S क्या दे रहा है? ES दे रहा है। तो फॉरवर्ड वाले स्टेप में फर्स्ट रिएक्शन में प्रेजेंट है, और कहाँ पर है? प्रोडक्ट में है। अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में है तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, प्रोडक्ट पॉजिटिव PP, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में है तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे और लिखोगे क्या? उस रिएक्शन का रेट। और आपको पता है किसी भी रिएक्शन का रेट हम किसके टर्म्स में लिखते हैं? रिएक्टेंट्स की टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो इस फर्स्ट वाली फॉरवर्ड रिएक्शन में ये प्रेजेंट है ES, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। और रिएक्शन का रेट किसकी टर्म्स में होगा? रिएक्टेंट के टर्म्स में। और रिएक्शन का रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब उसके बाद सेकेंडली ES कहाँ पे प्रेजेंट है? बैकवर्ड रिएक्शन में भी तो प्रेजेंट है। तो सेकेंड रिएक्शन कौन सी हो गई? बैकवर्ड वाली। अब बैकवर्ड वाली रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट का क्या काम कौन करेगा? ES ही करेगा ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो गया? ES हो गया। और अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है हमारा इंटरमीडिएट, तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ माइनस का साइन आया। रेट कांस्टेंट क्या है बैकवर्ड का? KA डैश है, और रिएक्टेंट क्या है? ES है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? इस वाली रिएक्शन में। इसमें अगेन एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो माइनस का साइन आएगा। रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस KB इंटू ES इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, हमें ES निकालना है। तो जिन जिन टर्म्स में ES है उनको एक तरफ कर लो, और जिसमें नहीं है उसको एक साइड कर लो, और यहाँ से ES की वैल्यू निकल जाएगी। और ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन सेम रिपीट भी हुआ था एक और ईयर में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 1 या 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। अब ये देखो नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चन है ना, मतलब आपको सेकंड्स में आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगा के करोगे तो टाइम लगेगा, बट HTET में इतना टाइम नहीं होता है। आपको क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं कि जल्दी आप कर पाओ, और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा भी माइंडफुली इसको करोगे। तो इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, फॉर अ नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है, आपको ये नहीं देखना कि इसकी स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं है, आपने ऑर्डर खुद से निकालना है। आपको एक डेटा दे रखा है, आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। बेसिकली रेट बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर पता होना चाहिए कि A और B के रिस्पेक्ट में क्या क्या ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑर्डर है, 0 है, सेकेंड है, वॉट जो भी है। जब भी इस टाइप का डेटा प्रेजेंट हो, क्या करो? देखो A सेम रह रहा है, यहाँ पर चेक करो कि A क्या रह रहा है? सेम रह रहा है जब हम फर्स्ट से सेकंड डेटा पे आ रहे हैं, और B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, ठीक है। लेकिन देखो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई भी फ़र्क पड़ रहा है? सॉरी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं, रेट पे कोई भी फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। आपने किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बट उसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। दैट मीन्स रेट उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है? 0 ऑर्डर है। तो B के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया?
ज़ीरो ऑर्डर हो गया। अब क्या करें, हम ए का देखते हैं। ए का देखने के लिए ये देखो, जहाँ बी तो कांस्टेंट रह रहा हो, देखो ये फर्स्ट से थर्ड में जाने पे बी तो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, बट ए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और ए के डबल होने से आप यहाँ पर देखोगे तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, आप खुद सोचो, अगर हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर रहे हैं और रेट भी डबल हो रहा है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया और ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया। तो करेक्ट रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के इंटू ए, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, रेट डबल ट्रिपल देखने के चक्कर में ना हम 10 की पावर को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको 10 की पावर भी अच्छे से देखनी है कि वो सेम रह रही है या नहीं रह रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसी की एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है जो मैंने बताया कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट पर कोई फ़र्क नहीं आया, सो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ज़ीरो ऑर्डर हो गया उसके रिस्पेक्ट में। और ए की कंसंट्रेशन डबल होने पे रेट भी क्या हो गया, डबल, तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको भी आप लंबे वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप इसको शॉर्ट जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। देखो इसमें है क्या, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% कंप्लीट होना 32 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 32 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। तो 50% कितने टाइम में हुई होगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, किसी रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाना मतलब हाफ हो जाना। ठीक है, तो अगर हाफ हो जाना तो 50% वो कंप्लीट हो गई, तो 50% रिएक्टेंट बच गया। अब वो जो 50% बचा उसका हाफ हो जाना क्या होगा कि 25% बच गया। 25% बचा मतलब कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो आपको 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ लगी हैं। समझ में आ गया ना, एक बार हाफ हुआ, ठीक है, 100 था, मान लो कंसंट्रेशन 100 थी, 100 से 50 हुई तो एक हाफ लाइफ हुई, फिर 50 से 25 हुई तो दूसरी हाफ लाइफ हो गई। और 2 हाफ लाइफ होने के बाद एक्चुअली में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो बची वो कितनी बची, 25 बची, यानी कि 25% बची। तो 75% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसका मतलब जो 75% रिएक्शन में टाइम लगता है वो ट्वाइस होता है ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, लेकिन दिस इज़ वैलिड ओनली इन द केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। तो 75% का जो टाइम होगा वो 50% वाले टाइम का ट्वाइस हो जाता है। तो बस वहाँ से आपको निकाल देना है। 75 का टाइम 32 दे रखा है। ठीक है, तो 32 और यहाँ से 50% का टाइम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16 मिनट। ठीक है, इसके बाद ये रिपीटेड क्वेश्चंस थे 21 में, 22 में सेम क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो मैंने नहीं लिखे। अब आते हैं हम 23 पर। 23 में भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे। आई थिंक 23 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें से 2 रिपीटेड थे और 2 न्यू क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन देखो, टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हाट इज़ द ऑर्डर। देखो, जब रेट डबल हो रहा है कंसंट्रेशन को डबल करने से तब तो फर्स्ट ऑर्डर है, पर टी हाफ को वैसे नहीं करना है, टी हाफ को अलग तरीके से डील करना है। क्योंकि टी हाफ जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है और टी हाफ भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इसका मतलब टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1 के, है ना, 1 पावर के ही प्रोपोर्शनल होगा, तभी तो डबल होने पे डबल हो रहा है। मतलब अगर कोई डबल होने पे डबल हो रहा है, ट्रिपल होने पे ट्रिपल हो रहा है, तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 होगा ना। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि डबल कंसंट्रेशन करने पे हाफ लाइफ भी डबल हो रही है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का हमारे पास रिलेशन गिवन है। और जनरल रिलेशन क्या होता है, ये होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये n-1 की जगह 1 - n बन जाएगा। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 - n क्या है, 1 है, तो 1 - n 1 है, तो n क्या होगा, 0। तो रिएक्शन कैसी होगी, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन 23 का ही ये क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। बाकी रिपीटेड ही क्वेश्चंस मिले हैं मुझे।
तो ये भी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है जो हमने रेट का एक्सप्रेशन लिखा था सेकंड क्वेश्चन जब हम कर रहे थे जिसमें NO2 वाला था, वैसे ही है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब देखो करेक्ट एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन सी यूज़ की हैं, चेंज ऑफ कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस किस का, ब्रोमीन का, मतलब यहाँ पर Br नेगेटिव आयन का और H+ आयन का, ठीक है, इन दोनों का पूछा है। तो इन दोनों के लिए ही आपको सिर्फ करना है, देखो Br माइनस के लिए स्टोशियोमेट्री 5 है तो -1/5 आएगा, और हाइड्रोजन के लिए 6 है, H+ के लिए तो -1/6 आएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, ये 5/6 आ जाएगा यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो मुझे केमिकल काइनेटिक्स के मैंने ढूंढे हैं। हो सकता है एक आधा कोई क्वेश्चन स्किप भी हो गया हो, बट मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड आए हैं। रेट एक्सप्रेशंस, हाफ लाइफ एंड देन SSA पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी तो कहीं से कुछ इतना खास है नहीं। और एक कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन था। मतलब बेसिक्स बिल्कुल, अगर आपकी काइनेटिक्स के बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।